लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया था? हाँ, पार्लियामेंट्री डिवाइसेस, बिल्स वगैरह, मोशन, रिजोल्यूशन, ये सारी प्रोसेस वगैरह देखी थी। मनी बिल देखा था, ऑर्डिनरी बिल देखा था, और उसके पहले भी कुछ पार्लियामेंट के टॉपिक कर लिए थे, लेकिन अभी तक उन पर कुछ MCQs नहीं करे। तो मनी बिल के बाद अगर हम अगला बिल स्टार्ट करें उसके पहले कुछ क्या कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन होने वाले, काफ़ी इजी लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे, इजी टू मॉडरेट है, डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोई भी नहीं है। और इजी इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें अपन ने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर करने की कोशिश करो। इसका आंसर क्या आ रहा है? सी। चलो देख लेते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया। द स्टेट्स आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ, राज्यसभा में स्टेट्स को कितनी सीट मिलती है, उनको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है। हाँ, वो हमारे यहाँ पर किस हिसाब से मिलता है? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा है उसको राज्यसभा में ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम है उसको कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। सो हमारे यहाँ पर जो प्रिंसिपल चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन प्रिंसिपल। अमेरिका में कौन सा प्रिंसिपल चलता है? इक्वालिटी प्रिंसिपल। एवरी स्टेट हैज इक्वल सीट्स और इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा, और वहाँ पर वो लोग उसको अपर हाउस बोलते हैं, है ना। वहाँ पर 100 सीटें वहाँ की राज्यसभा में, और हर स्टेट को कितनी सीट दी हुई है? 2 सीट दी हुई है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन। मतलब वहाँ पर पॉपुलेशन से मतलब नहीं है, अगर कोई स्टेट की पॉपुलेशन बहुत कम भी है तब भी उसको बड़े स्टेट के बराबर रख दिया जाता है ना। तो वो इक्वालिटी प्रिंसिपल नहीं है, देखा जाए तो एक्चुअली में वो इनइक्वालिटी प्रिंसिपल है, क्योंकि आप सिक्किम जैसे छोटे स्टेट को यूपी जैसे बड़े स्टेट के बराबर रखोगे तो क्या होगा? ये अपने आप में क्या हो जाएगा? इनजस्टिस हो जाएगा। सो हमारे यहाँ पर क्या चलता है? पॉपुलेशन प्रिंसिपल चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। बिल्कुल आंसर आ चुका है ए, यूपी एंड महाराष्ट्र। क्या बोल रहा है? इन द 17th लोकसभा द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी रिप्रेजेंटेड आर फ्रॉम, कि सबसे ज्यादा सीट्स किस स्टेट को मिली है, यही पूछ रहा है। तो सिंपल देखना है, जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा। यूपी को कितनी सीटें मिली है? बोले 80, है ना। मतलब अगर आपको लोकसभा जीतना और अगर आपने पूरा यूपी जीत लिया तो आपकी अराउंड देखा जाए तो 1/4 बैटल या 1/3 बैटल तो वहीं फिनिश हो जाता। बाकी स्टेट्स पर कम भी फोकस करोगे तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कहां से होता है? यूपी, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, ये बड़े बड़े स्टेट्स हैं। बड़े बड़े मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दे आर वेरी लार्ज। अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहां की रहेंगी। तो यहाँ पर देखो, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूपी नहीं है, बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। अब देखो यहाँ पर 3 जगह उत्तर प्रदेश है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नेक्स्ट नंबर पे किसकी आ रही है? महाराष्ट्र की आ रही है। बंगाल से भी ज्यादा, राजस्थान से भी ज्यादा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ए, दैट इज उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी का, आराम से करो इसका आंसर। क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा, ये लो अब दिख रहा है सी। चलो देख लेते हैं। इन इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन पार्लियामेंट्री मॉडल ऑफ गवर्नमेंट में बात कर रहा, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू नन बट द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। क्या एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स को रिस्पॉन्सिबल रहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। द लेजिस्लेचर कंट्रोल्स द जुडिशरी, हमारे यहाँ पर बोलते हैं ये तो इंडिपेंडेंट है आपस में, तो ए नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता। सी क्या बोल रहा? द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अभी इस पर और आता हूं मैं थर्ड पॉइंट पे, पर फोर्थ को भी देख लो। द जुडिशरी कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, ऐसा है क्या? बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर ये तीनों क्या है? सेपरेट ऑर्गन है, इंडिपेंडेंट इनको वर्क करवाना है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क करना है। सो फोर्थ वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यूपीएससी ने जब ऑप्शन दिए थे तो उसने इस क्वेश्चन को कैसे डिफिकल्ट बनाया था मैं बता देता हूं। यहां पर क्या लिखा? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। उन्होंने ऐसा का ऐसा एक ऑप्शन और दिया था, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू, और यहां पर क्या लिख दिया था? पार्लियामेंट। तो ये सही होता है या गलत होता? सोच के बताओ, क्यों गलत होता? बिकॉज पार्लियामेंट इंक्लूड्स लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, एंड एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। बोल सकता हूं मैं, लोकसभा को ही वो क्या रहते हैं? रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। सो यहाँ पर लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग पार्ट आएगा। अगेन लेजिस्लेचर में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों आएगा, पर इससे बेटर ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अगर यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए होते, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, तो फिर हम किसको टिक करते हैं? लोकसभा वाले को। और यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही आने वाला है। ये क्वेश्चन 2 बार आया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बिल्कुल, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द लोकसभा हाउस ऑफ पीपल वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड इन, पहली बार लोकसभा कब गठित हुई थी? बड़ा आसान था, किसी को नहीं भी पता था ऑप्शन देख के बता देगा। लोकसभा कब बनेगी? पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा,
देन कॉन्स्टिट्यूशन विल टॉक अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इलेक्शन कमीशन के बारे में बताएगा, फिर वो ये बताएगा इलेक्शन करवाना है, कंडक्ट करवाना है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाएगा तो फिर रिजल्ट आएंगे। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1946 की बात कर रहा है, व्हेन कैबिनेट मिशन रिकमेंडेड ये फलाना टीम का। 1946 में तो अभी आजादी भी नहीं मिली थी, तो लोकसभा बन सकती है क्या, नहीं बन सकती, तो पहला हटा दो। दूसरा बोल रहा है 1949 व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेटिफाइड, अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन को रेटिफाई किया, एडॉप्ट भी नहीं किया, एडॉप्ट कब किया था, 26 जनवरी को, अभी तो सिर्फ उसको ओके बोले ये डन कर रहे हैं हम। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन मान लो एडॉप्ट भी कर लिया होता तो क्या तुरंत अगले दिन इलेक्शन होकर रिजल्ट आ जाते, नहीं। तो बी और सी भी मेरा चले जाता है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया, उसके बाद कुछ समय बाद क्या हुए होंगे, जनरल इलेक्शन, फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए होंगे, उसका रिजल्ट आया होगा और उसके बाद 13 मई को पहली बार लोकसभा कब गठित हुई, 13 मई 1952। और कितने साल के लिए बनती है लोकसभा, 5 साल के लिए बनती है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1952 आफ्टर फर्स्ट जनरल इलेक्शन, है ना। ये लिखा भी हुआ, फर्स्ट सेशन ऑफ फर्स्ट लोकसभा कमेंस्ड ऑन 13 मई। पहले इलेक्शन कब से कब तक हुए थे, 17 अप्रैल 1952 को हो गए थे, ध्यान रखोगे। और कब से कब तक चले थे, 25 अक्टूबर से 21 फरवरी। अब आप बोलोगे इतने लंबे समय इलेक्शन चले क्या, आज भी चलते हैं, इलेक्शन फेजेस में होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह कराना रहते हैं। हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतने ज़्यादा मैन पावर और इतनी ज़्यादा मशीनरी ना हो, सेम वोटिंग मशीन को दूसरी जगह भी तो यूज़ करना है ना। तो बोला कि ठीक है 7-8 स्टेट में अभी करा लेते हैं, 7-8 स्टेट में 10 दिन बाद, 7-8 स्टेट में और 10 दिन बाद, लेकिन रिजल्ट सबका एक ही दिन डिक्लेयर करते हैं वो लोग, ध्यान रहेगा ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। क्या आ रहा है इसका आंसर, ए डी बी, ठीक है। सी नहीं आ रहा क्या, ए डी बी आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग लोकसभा। लोकसभा के बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है लोकसभा इज अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर आफ्टर विच इट ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। लोकसभा का टर्म भी 5 साल रहता है, उसके बाद अगर मान लो पहला इलेक्शन कब हुआ था, 13 मई 1952, और ये मैंने पहले भी बताया था कि जो पहली बार मिली है, तो अभी भी मैंने बताया था 2014 में भी मई में मिली थी, तो ऑटोमेटिक मई 19 में क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व। मतलब उसके पहले इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन भी कराना और रिजल्ट भी डिक्लेयर करना है, समझ में आ रहा है। तो ये बात सही है, बिल्कुल बात सही है कि लोकसभा ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती है। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाए चुनाव नहीं हुए तो कोई बात नहीं, लोकसभा भंग हो गई, अब सरकार नहीं चलेगी। तो देखो पहला ऑप्शन कहां कहां नहीं है, सी और डी, तो ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सेकंड पढ़ो, रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, ये बात सही है। देखो नेशनल इमरजेंसी को लगाना है तो लोकसभा राज्यसभा दोनों का अप्रूवल लेना पड़ता है। पहले तो कैबिनेट बोलेगा, फिर इमरजेंसी लगेगी और फिर दोनों हाउस उसको अप्रूव भी कर देंगे। लेकिन जब हटाना है तो हमने देखा था लोकसभा के पास एक स्पेशल पावर है, लोकसभा अकेली भी हटा सकती है इमरजेंसी को। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की, नहीं, इवन प्रेसिडेंट कैन रिवोक द इमरजेंसी। राज्यसभा रिवोक नहीं कर सकती अकेली, लेकिन लोकसभा कर सकती है, और प्रेसिडेंट भी कर सकता है। प्रेसिडेंट खुद से करते हैं क्या, नहीं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है लोकसभा की, लोकसभा प्लस और कौन रिवोक कर सकता है, इट इज द प्रेसिडेंट। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो सेकंड कहां कहां दिया हुआ है, बी। तो आंसर ऑलरेडी आ चुका है, ए किसने दिया था, ठीक है, जिसने ए दिया था वो सही है, बाकी लोग गलत है। तीसरा देख लो, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जो लोकसभा को प्रेसिडेंट भंग करते हैं तो क्या वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, उसका आंसर इज नो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है ना। अगर मान लो प्रेसिडेंट, कोई भी सारी सरकारें अगर मेजॉरिटी लॉस्ट कर देती है तो फिर प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन यूज कर सकते हैं, फिर वो एक रबर स्टैम्प नहीं रहते हैं, वो इवन लोकसभा को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये थर्ड वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अच्छा मान लो अगर मेजॉरिटी लॉस्ट हो गई गवर्नमेंट की, तो क्या प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देंगे, पहले वो डिसॉल्व नहीं करेंगे, पहले वो नेक्स्ट लार्जेस्ट पार्टी को बोलेंगे टू फॉर्म द गवर्नमेंट कि वेदर दे हैव द मेजॉरिटी और नॉट। पहले वो ऐसा नहीं कि सीधे भंग करके बोलेंगे फ्रेश इलेक्शन करवाओ, पहले वो कोशिश करेंगे। इलेक्शन बहुत खर्चीला प्रोसेस है, समझते हो। पहले प्रेसिडेंट कोशिश करेंगे कि दूसरे कोई तरीके से सरकार अगर बन रही है, कोई और दावा ठोक रहा है तो वो सरकार बना ले, और जब उनको लगता है कि नहीं अब नोबडी कैन फॉर्म द गवर्नमेंट, तब वो क्या करते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं और री इलेक्शन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछ रहा है, करेक्ट या इनकरेक्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट करेक्ट स्टेटमेंट। तो आंसर हो जाएगा ए, दैट इज 1 ओनली। रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज नॉट एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, इवन प्रेसिडेंट कैन रिवोक द नेशनल इमरजेंसी, ये चीज ध्यान रहेगी। डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। स्टेटमेंट के स्टेटमेंट यहाँ पर कॉपी हो गए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। इसको ध्यान से करना आंसर, बड़ा इजी क्वेश्चन भी है। क्या आ रहा है? सी। चलो देख लेते हैं, सी गलत आंसर है, देख लेते हैं डी भी गलत आंसर है, ए भी गलत आंसर है। अब तो बी बचेगा। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी इन द राज्यसभा आर, कि जो रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं यूनियन टेरिटरीज के, वो राज्यसभा में कहां से आते हैं? तो मैंने देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राज्यसभा में मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेंथ कितनी है? 250, और अभी कितने मेंबर हैं? 245। इसका मतलब कि स्टेट से तो मेंबर जा ही रहे हैं, प्लस कहां से भी जाना चाहिए? यूनियन टेरिटरी से। बट सारी यूनियन टेरिटरी में स्टेट लेजिस्लेचर है क्या? क्योंकि देखो राज्यसभा में अगर आपको इलेक्ट होना तो राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, बोलो। तो अगर आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा बनना है तो उसके लिए इलेक्शन होगा। अब ये जो मेंबर है इनको इलेक्शन में क्या देना पड़ेंगे? वोट। और इनके वोटर कौन रहते हैं? दैट इज द एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा का होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यूनियन टेरिटरीज की, यूटीज की, तो यूटीज में एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी, बाकी जगह है क्या? लेजिस्लेचर नहीं है। तो फिर वहां के मेंबर कैसे आएंगे? भाई उनको भी तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए ना लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक अलग से प्रोविजन बनाया, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ने एक अलग से प्रोविजन बनाया। वो क्या बोलते हैं? दे शुड बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर दिस पर्पस, जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स वोट करेंगे फॉर द मेंबर ऑफ राज्यसभा। और ये सिर्फ यूटीज के लिए एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन दिल्ली और पौंडीचेरी में है बोले लेजिस्लेचर, तो वो लोग तो अपने मेंबर्स चुन सकते हैं। तो इसका आंसर ये। वैसे इस टाइप का अभी तक कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज बना है क्या? नो सच इलेक्टोरल कॉलेज हैज बीन फॉर्म्ड येट। इसलिए आज भी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 250, लेकिन आज भी मेंबर सिर्फ कितने हैं बोलो? 245। तो ये 5 कहां से आना बाकी है अभी? यूनियन टेरिटरीज से। जैसे और पीओके वाले से भी बिल्कुल, जैसे चंडीगढ़ से कोई मेंबर है क्या इस समय? नहीं है। दादरा नागर हवेली से है क्या? नहीं है। अंडमान निकोबार से है क्या? नहीं है। लक्षद्वीप से है क्या? नहीं है। दमन दीव से है क्या? नहीं है। जम्मू कश्मीर से है क्या? है। अरे जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर है, ऑल्दो इट इज अ यूनियन टेरिटरी। सो यहाँ पे जोड़ लेना दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। अब वो जुड़ गया होगा, मुझे नहीं पता, बट वो जुड़ गया होगा क्योंकि उसके पास लेजिस्लेचर है। लद्दाख से नहीं है। समझ में आ गया? तो ये स्पेशल अरेंजमेंट किया था किसके लिए? यूनियन टेरिटरीज के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। वैसे भी राज्यसभा के मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं कि नहीं? अब देखो पहला क्यों गलत है वो भी देख ले। नॉमिनेटेड बाय द यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी की खुद की गवर्नमेंट होती है क्या? तो फिर वो पहली बात तो उसको पार्लियामेंट ही चलाता है। और नॉमिनेटेड तो हमने देखा था, हाँ 12 नॉमिनेटेड है, लेकिन वो प्रेसिडेंट वो 4 फील्ड से नॉमिनेट करता, तो नॉमिनेटेड का कोई काम नहीं। और वो भी यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट नॉमिनेट कर दे, गवर्नमेंट तो अपने बंदों को भेज देगी। नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट 12 लोगों को नॉमिनेट करता है, लेकिन वो यूटी के लोगों को नहीं करता है। ये भी रॉन्ग। नॉट रिप्रेजेंटेड इन द हाउस, नॉट रिप्रेजेंटेड, ये तो आपने इजीली इसको एलिमिनेट कर दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता दिल्ली और पौंडीचेरी का रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है। इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब मैं जिसको बोलूंगा वही आंसर करेगा। कौन कर सकता है वो हाथ उठा दो। ठीक है, हाँ बताओ। बी आ रहा है। चलो एक का आंसर आ गया बी, और किसका आ गया? डी। बी, हाँ। सी आ गया, ठीक है। और किसी का कुछ? बी, डी। ए नहीं आया क्या? पूरा ABCD लाइन में लिख दूंगा, कोई तो सही होगा फिर। चलो देख लेते हैं, यह क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट 1, 2 दिए हुए हैं, और बाद में क्या पूछ रहा है ये? इट इज आस्किंग अबाउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट को देख लेते हैं। The Constitution of India states that Lok Sabha shall not consist of more than 550 elected members, of whom not more than 20 will represent UTs। ये सही है? बिल्कुल सही है। वो यही तो बताता है भाई। आर्टिकल 81 अपन लोगों ने पढ़ा था, बोलो। हाँ, आर्टिकल 81 बोलता मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है? 550। और अभी कितने? केवल 545, क्योंकि यूटीज का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन अभी भी हो पाया है क्या लोकसभा में? नहीं। प्लस जो एरिया वहां रह गए हैं अपने पीओके वगैरह में, उनका रिप्रेजेंटेशन हो पाया है क्या? नहीं। सो वो क्या बोलता है कि ये जो 550 मेंबर्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ है,
इसमें से 530 कहां से लेके आना बोले, स्टेट से। कहां से लेके आना, स्टेट से। और 20 कहां से लेकर के आना आप, यूटी से लेकर के आना। लेकिन आज हमारे पास केवल और केवल कितने मेंबर्स हैं, 545। सो 545 में से 530 तो कहां से हैं, स्टेट से। लेकिन यूटी से आज केवल कितने हैं, 15 मेंबर्स हैं। 552 नहीं है, 552 पहले होते थे, लेकिन वो एंग्लो इंडियंस को मोदी जी ने हटा दिया, तो अब कितनी स्ट्रेंथ बची, केवल 550। समझ गए। सो यूटी से आज होना कितना चाहिए, मैक्सिमम प्रेजेंटेशन 20, लेकिन आज कितना है, केवल 15 है। इजी है। तो पहला देखना, स्टेट्स दैट लोकसभा शैल नॉट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 550 इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ whom नॉट मोर देन 20 विल रिप्रेजेंट यूटीज। बिल्कुल परफेक्ट दिया हुआ, आर्टिकल 81 एज इट इज छाप दिया इन्होंने, सही दिया हुआ है। तो देखो 1 कहां का नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, 2 स्टेटमेंट चले गए। किसने दिया था, बी और डी, ज्यादातर ने बी किया था, वो पहले बार में ही चले गए। दूसरा देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंडेट्स दैट द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स अलॉटेड टू अ स्टेट वुड बी सच दैट द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इज एज फार एज पॉसिबल द सेम फॉर ऑल स्टेट विद सर्टेन एक्सेप्शन। ये क्या बोल रहा है कि भाई ये सिंपल बात बताना चाह रहा है कि सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन के हिसाब से सीट डिवाइडेड है, तो एक एमपी इक्वल पॉपुलेशन कोई डिनोट करे, मोटा मोटा बोल सकते हैं हाँ, लेकिन बोल भी रहा विद सर्टेन एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट की पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, तो फिर उसको मिनिमम एक सीट तो दे ही देना। ऐसा मत करना कि भैया तुम्हारी पॉपुलेशन 60 लाख से कम है, तो वहां तो करोड़ों लोगों को एक एमपी डिनोट कर रहा, तो तुमको हम सीट ही नहीं दे रहे। ऐसा मत करना, बस समझ में आया। तो जिसकी 60 लाख से पॉपुलेशन कम है उसको भी कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा की सीट्स अलॉट कर देना। तो सेकंड भी मेरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बोथ 1 एंड 2। किसने दिया था, सी। ठीक है, गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये आ गया। किसके बारे में पूछ रहा है, करेक्ट। ये चीज सबसे पहले यही मार्क करते हैं, ए सी। चलो देख लेते हैं, ए देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ, करेक्ट पूछ रहा हूं, यहाँ पर ऑप्शन है। पहला बोल रहा था राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडियन यूनियन। ये बात सही है, राज्यसभा में स्टेट्स भी है, यूटीज भी है, हाँ है। वो अभी अपन ने देखा थोड़ी देर पहले। अच्छा, राज्यसभा में यूटी के लिए सीट्स हैं, लेकिन सारी सीट्स फिल हो पाई क्या, नहीं। दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर से तो आ गए। और बाकी वो जो इलेक्ट्रल कॉलेज स्पेशल बनाना था जिसमें वो लोकल रिप्रेजेंटेशन होना था, वो ऐसा कोई इलेक्ट्रल कॉलेज अभी तक बना नहीं बना। दूसरा बोल रहा था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड काउंसिल। ये सही है, गलत है। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। काउंसिल वाले वोट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। मैंने बार बार बोला एमएलए का मतलब क्या होता है, एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे यूपी में मान लो 2 हाउस हैं, बाई कैमरलिज्म है उत्तर प्रदेश में, है ना। और कहाँ है बाई कैमरलिज्म, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, कहाँ है, कर्नाटक। तो यहां पर अगर मान लो बाई कैमरलिज्म है, तो ये जो स्टेट्स में बाई कैमरलिज्म है, तो जरूरी नहीं है कि दूसरे हाउस के लोग भी क्या करेंगे, वोट। जो दूसरा हाउस रहता है उसके पास बहुत लिमिटेड पावर्स रहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। वोट कौन करेगा, काउंसिल वाले नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कौन करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, यहां तक तो सही था ये, इस पॉइंट तक, लेकिन ये एंड लगा के इनने इसकी ऐसी तैसी कर दी। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सेकंड रॉन्ग है और फर्स्ट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ए, दैट इज 1 ओनली। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ए बी, चलो एक ने बोला ए, बी, 2 आंसर है। हाँ हाँ, 2 ने। चलो देख लेते हैं, बाकी किसी का कुछ नहीं आ रहा है, ए बी। चलो देख लेते हैं, ए बी में आ रहा है। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द अबव आर करेक्ट और इनकरेक्ट। करेक्ट की बात कर रहा है। पहला स्टेटमेंट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन द लोकसभा। ऐसा है क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एम्पावर्ड द पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ चूजिंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया है क्या कि यूनियन टेरिटरीज के मेंबर्स को कैसे चुनोगे आप लोकसभा के लिए। आंसर इज यस। हाँ नहीं, इलेक्टोरल कॉलेज तो किसके लिए बनाना था, राज्यसभा, लेकिन यहां पर किसकी बात हो रही है, लोकसभा। सो पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये चीज लिखा कि यूनियन टेरिटरीज से भी लोकसभा में मेंबर आएंगे, और वो कैसे चुने जाएंगे, थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। पार्लियामेंट चाहता तो कोई और मेथड भी प्रिस्क्राइब कर सकता था, क्यों, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन पार्लियामेंट ने क्या बोला कि भाई
यूनियन टेरिटरीज से भी लोकसभा में मेंबर आएंगे, और वो कहां पर लिखा उन्होंने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा। और कैसे आएंगे वो मेंबर्स, थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो ये चीज ध्यान रखोगे तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये लगता है गलत होगा लेकिन ये सही है। तो 1 सही है, तो देखो 1 कहां नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, 2 ऑप्शन चले गए। अब 2 तो करेक्ट है ही है क्योंकि 1 2 दोनों जगह दिए हो। तो पहले अपन थर्ड को देख लें फिर सेकंड को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर थर्ड गलत हो गया तो आंसर वैसे ही आ जाएगा बिना सेकंड को रीड करे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने टर्म फिक्स नहीं किया है कि राज्यसभा के मेंबर का 6 साल, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं किया है। अगेन वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने किया है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बात भी किसके ऊपर छोड़ दी थी, पार्लियामेंट के ऊपर। सो द पार्लियामेंट हैज फिक्स्ड, किसने फिक्स किया इनका टर्म, पार्लियामेंट ने फिक्स किया है। थ्रू किसके थ्रू करा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। और कितने साल का टर्म दिया उनको, 6 साल का दिया। बोले आप लोग 6 साल बैठोगे राज्यसभा के अंदर, समझ में आया। और राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, कंटिन्यू चैम्बर बोलते हैं। तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो जैसे ये रॉन्ग हुआ तो ऑटोमेटिक आंसर क्या आ गया, ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। सेकंड को देख लेते हैं, सेकंड तो सही है ही है बट फिर भी देख लेते हैं। लोकसभा ऑटोमेटिकली डिसॉल्व 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। ये 25 बार पढ़ चुके हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और ये उनको भी पता है कि आप 25 बार पढ़ चुके हो, तो 2 2 2 3 जगह दिया। अगर किसी ने सोचा कि मुझे 2 पता है तो आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। चलो यहां पर मैंने दिया भी हुआ, देखो यहां पर कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं। पार्लियामेंट ने देखो लोकसभा में मेंबर्स कैसे आएंगे, यूटी से, ये किसके ऊपर छोड़ दिया कॉन्स्टिट्यूशन ने, पार्लियामेंट ने। सो पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट। उन्होंने इनेक्ट किया 1965 में, बाय विच मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज आर चूजन बाय डायरेक्ट इलेक्शन। मैंने शायद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बता दिया, लेकिन वो ये वाला एक्ट है, उसको आप ध्यान रखना है, छोटी सी गलती है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, अब देखो अगर प्रेसिडेंट, मान लो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था कि अगर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर देता तो क्या उसको चैलेंज किया जा सकता, कोर्ट में नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, है ना। एंड दिस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, मींस जुडिशियल रिव्यू के बाहर चला जाता है। ये सारी चीजें एज इट इज लक्ष्मीकांत में मिल जाएंगी आपको। लास्ट क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है क्या, नहीं, एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट ने फिक्स किया, हाँ, अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने क्या करा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में बोला कि राज्यसभा के मेंबर का टर्म कितना होगा, बोलो 6 साल होगा। इजी था ये, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने काम नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ऊपर ये आ गया। ये तो आप 2 मिनट में कर लोगे, चलो देख लेते हैं। अभी देखा अपन ने, अभी रीड करा, उस स्टेटमेंट पे दोबारा क्वेश्चन आ गया। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, देख लेते हैं जल्दी से। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स किया है क्या, नहीं। किसने फिक्स किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जगह अगर मैं क्या लिख दूं यहाँ पे तो उसको सही हो जाएगा, पार्लियामेंट। सही बात है, तो पहला तो रॉन्ग हो गया क्योंकि इन्होंने पार्लियामेंट की जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया है। सेकंड देखो, प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व द लोकसभा एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। हाँ, अगर मेजोरिटी लूज हो गई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया है, प्रेसिडेंट को लग रहा है कि सरकार ने मेजोरिटी खो दी है, फ्लोर टेस्ट पे पास नहीं हो पाए, सो क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा। और ये उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। कभी भी प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट करेंगे क्या, कहां पे लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द, हाँ हाँ बिल्कुल सही है भाई, है कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है क्योंकि पार्लियामेंट ने फिक्स किया, बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो मैंने ये नोट को नहीं पढ़ा, नोट आएगा तो क्या करोगे, कॉपी में उसको बड़ा बड़े से मार्क कर देना, ये करना ही पड़ता है। करेक्ट इनकरेक्ट को भी मार्क करना पड़ता है, वरना ऐसे 100-200 में से 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो अपने सही होते हुए भी क्या हो जाते हैं, गलत, क्योंकि अपन उसको मिसरीड कर लेते हैं। और प्रेसिडेंट इज ऑथोराइज्ड टू डिसॉल्व, हाँ, उसका डिस्क्रिशनरी पावर्स पे, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। चलो यहाँ पर दिया हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड लेफ्ट इट टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या बताया, मेंबर ऑफ राज्यसभा का टर्म कितना रहेगा, बोले 6 साल के लिए। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये वाले को बाद में करेंगे, प्रोसेस भी अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, पहले इसको कर लो। पहले राज्यसभा की अपन पहले एक बार पूरा इलेक्शन करवा के प्रोसेस को और समझेंगे डिटेल में। डी, सी, बी, क्या आ रहा है, डी, ए। चलो
देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राज्यसभा इलेक्शन। किसके बारे में बात कर रहा है? राज्यसभा के इलेक्शन। अच्छा, राज्यसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है? इनडायरेक्ट। कौन वोट करता है? एमएलए। काउंसिल वाले वोट करते हैं क्या? जहां बाई कैमरलिज्म है वो लोग क्या करेंगे? फिर वो बैठेंगे, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली वाले ही क्या करेंगे? वोट करेंगे। राज्यसभा में यूनियन टेरिटरी से रिप्रेजेंटेशन है? हाँ है। कौन कौन सी से? जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, और जहां नहीं है उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एक प्रोविजन बनाया था कि बोले वहां पर एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाना जिसमें लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हों, लेकिन ऐसा कोई इलेक्टोरल कॉलेज बना है? नहीं बना, इतना हमको पता है। अब उसके बाद आगे चल के देखते हैं, अभी एमपी में भी क्या चल रहा है अपने यहाँ पे, अभी चुनाव हुए है ना, हाँ इलेक्शन चल रहे हैं, चुनाव भी हो गए, अभी भी क्या चल रहा है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, बोले आचार संहिता। कब तक चलेगी आचार संहिता? कब से कब तक चलती है? इलेक्शन के पहले से नहीं, सुनना, आचार संहिता है जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, वो कब ऑपरेशन में आता है? जिस दिन चुनाव घोषित करता है इलेक्शन कमीशन, बोलता है कि ये तारीखें हैं भाई लोगों, इस दिन चुनाव होगा और इस दिन रिजल्ट आएगा, तो जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन से क्या शुरू हो जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। कब तक एप्लीकेबल रहता है? जब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो जाए। मतलब 3 दिसंबर को हमारे यहाँ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि 3 दिसंबर को क्या आ जाएगा? नए विधानसभा के रिजल्ट्स आ जाएंगे, और कौन सी सरकार चुनेगी वो आपको 3 तारीख को पता चल जाएगा शाम तक। ईजी है। तो अब देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट राज्यसभा इलेक्शन। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्यों आता है ऑपरेशन में, कोई बता सकता है? क्योंकि देखो करप्शन वरप्शन ठीक है, बहुत सारी रैलीज होती हैं, कैंपेन्स होता है ना, हो हल्ला होता है, स्पीकर चलते हैं, लाउड स्पीकर, तो एक डिग्निटी को मेंटेन किया जाए, बोल सकते हैं, इसलिए क्या आ जाता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑपरेशन में आ जाता है। भाई आप ये करोगे, वो नहीं करोगे, वो करोगे। अब अगर राज्यसभा इलेक्शन की बात करें, सो राज्यसभा के इलेक्शन में वोटर्स काफी लिमिटेड होते हैं, बिकॉज ओनली हु कैन वोट? एमएलएस कैन वोट। हम लोग तो वोट कर नहीं सकते क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। तो वहां पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने की जरूरत है क्या? नहीं। क्या वहां पे वो लोग रैलीज करने वाले हैं? क्या कैंपेन्स होंगी वहां पे? नहीं होने वाली है ना, हो हल्ला नहीं होने वाला है, बहुत पोस्टर बैनर नहीं लगने वाले, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। सो पहली बात ध्यान रखना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू दिस इलेक्शन। यस, क्योंकि किसकी बात कर रहा है? राज्यसभा के इलेक्शन। सो यहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ वेरी लिमिटेड फ्रेंचाइजी या फिर वोटर्स। पहला तो सही है। पहला कहां कहां नहीं है? डी में नहीं है और बी में नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। किसके बारे में पूछ रहा है? करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो। सेकंड देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज नो पावर टू काउंटरमैंड राज्यसभा इलेक्शन, टू नलीफाई या काउंटरमैंड या उसको निरस्त करना, ऐसा रिवोक करना, वापस बुला लेना इलेक्शन, ऐसे कोई पावर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी पावर है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहां कहां चुनाव करवाता है? ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो ध्यान रखना, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कहां कहां इलेक्शन करवाता है? ये लोकसभा में इलेक्शन करवाता है, ये राज्यसभा में इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाता है, हाँ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन करवाता है ना। अगर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल बॉडीज को छोड़ के बाकी ज्यादातर जगह इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर वो राज्यसभा में इलेक्शन कराता है तो क्या उसके पास ये पावर नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, अब एक चीज और बताता हूं फिर आंसर करना, अभी रुक जाओ। इलेक्शन कमीशन राज्यसभा में तो इलेक्शन करवा रहा है, लेकिन देखना राज्यसभा में इलेक्शन में वोट कौन करता है? हु कैन वोट फॉर राज्यसभा इलेक्शन? एमएलए। एमएलए अपने यहाँ के कितने ईमानदार हैं? यू ऑल नोस। तो बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है, वो सारी मेथड आपको पता है। लेकिन जब एमएलए वोट करता है, सो एमएलए वोट फॉर द पार्टी, बोल सकते हैं, क्योंकि उस पार्टी की टिकट पे चुन के आया। इवन पार्टी की क्या रहती है, हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट व्हिप। तो जो व्हिप वाला आदमी रहता है ना, वो उसका वोट देखता है कि तूने वोट किसको दे रहा है, दिखा मुझे, नहीं भरोसा है तेरे ऊपर, चोर है तू, समझ में आ रहा? सो एमएलए जब वोट देता है तो क्या वो सीक्रेट बैलॉट रहता है? नहीं। आप लोग जो वोट देते हो क्या वो सीक्रेट बैलॉट रहता है? हाँ, आपका वोट कोई देखता नहीं है, लेकिन एमएलए का वोट देखते हैं क्या? यस। सो एमएलए का वोट सीक्रेट बैलॉट पे रहता है क्या? नहीं। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओपन बैलॉट। तो ये जो वोट देते हैं एमएलए, ये कैसा रहता है? ओपन बैलॉट। अगर ओपन बैलॉट देता है तो देखा जाए तो ये तो पार्टी के डिस्क्रिप्शन पे चल रहा है, पार्टी इनको डायरेक्टिव्स दे रही है व्हिप के थ्रू, ओपन बैलॉट के थ्रू। तो क्या अब यहां पर इलेक्शन कमीशन का रोल आएगा? फिर भी आएगा। मान लो अगर फिर भी कोई गड़बड़ हो गई तो भी इलेक्शन कमीशन का तो रोल आएगा। वैसे राज्यसभा के जो इलेक्शन रहते हैं वो मेनली किस पे बेस्ड रहते हैं? पार्टी पे बेस्ड रहते हैं, बट फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काउंटरमैंड इलेक्शंस को कर सकता है। तो ये बात क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 और 2। थोड़ा सा कंसेप्चुअल था पर ईजी भी था, है ना। यहाँ पर लिखा भी हुआ मैंने, there is no model code of conduct for the election of Rajya Sabha. The constituency is confined to small electoral college of MLAs, है ना। Voting is open, so party MLA are subjected to party discipline, बोल सकते हैं पार्टी डिसिप्लिन पे वो लोग चलते हैं। ये देख लो,
काफ़ी फेमस है, अभी महाराष्ट्र का केस आया था, कर्नाटक का केस आया था, है ना, इवन एमपी में भी ये केस हो गया था। तो इसमें देख लो जल्दी से, एकदम करंट अफेयर से रिलेवेंट है। हाँ गलत, वो भी गलत। चलो देख लेते हैं। क्योटो होलन केस समटाइम सीन इन द न्यूज कंसर्न। क्योटो होलन केस आज का नहीं है, अराउंड 1990s 1992 का केस है, लेकिन ये आज भी क्यों है न्यूज़ में है, क्योंकि क्योटो होलन केस में जो 10th शेड्यूल है, 10th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। सो एंटी डिफेक्शन लॉ में किसको बहुत ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं, इट इज द स्पीकर। स्पीकर विल डिसाइड वेदर टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर और नॉट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो सकता है। तो ये जो 10th शेड्यूल है जो किसके बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, और इसमें किसको बहुत ज्यादा पावर दे गए हैं, स्पीकर को जो पावर दिए गए हैं। तो एक केस आया था जिसको क्या बोलते हैं, क्योटो होलन केस। इसमें चैलेंज किया गया था दैट दिस इज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर के क्या है, अगेंस्ट है। दिस एब्सोल्यूट पावर गिवन टू द स्पीकर वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन वैसे कहां से आई थी, केशवानंद भारती केस 1973। सो बोले क्या ये केशवानंद भारती केस के बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट सेड नो। ये जो पावर स्पीकर को मिले ये क्या है, सही है। और ये पहली अभी हमको रिसेंटली कहां पर देखने के लिए मिला था, कर्नाटका में। कहां देखने को मिला था, कर्नाटका इलेक्शंस में। ध्यान रहेगा, कर्नाटक में क्या हुआ था, बहुत सारे एमएलए छोड़ के उन्होंने पार्टी शिफ्ट कर ली थी। स्पीकर ने सबको क्या करा था, नॉट ओनली उनको डिस्क्वालीफाई करा, प्लस साथ में एक बात और बोल दी कि तुम अभी तो डिस्क्वालीफाई हो, अगर डिस्क्वालीफाई करेंगे तो री इलेक्शन के लिए जाएंगे वो लोग, क्योंकि वो सीट खाली हो गई उस जगह की। तो उसने बोला कि अब तुम सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं हो, अब तुम अगले 5 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने इनको डिस्क्वालीफाई किया, दैट इज ओके, लेकिन ये जो 5 साल का बार लगा दिया, दैट इज नॉट ओके। तो बोले आप इनको डिस्क्वालीफाई कर दो, ये जाएंगे, पर ये दोबारा जनता के बीच ही जाएंगे मुंह उठा के अपना। अगर जनता को पसंद आएगा तो वो इनको दोबारा चुन लेगी, अगर उनको लगेगा कि इनने हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त की है तो फिर वो उनको नहीं चुनेगी। तो बोला कि कर्नाटक में जो एमएलए को आपने डिस्क्वालीफाई किया वो तो सही है, क्योंकि स्पीकर को पावर्स दिए गए, लेकिन 5 साल का जो आपने उन पर बार लगा दिया, दैट इज रॉन्ग। समझ में आ गया। तो अब यहां पर देख लें, वायलेशन ऑफ लेबर नॉर्म्स एट वर्क प्लेस, ये पता नहीं क्या बात कर रहा है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, यस ये होना चाहिए। क्योटो होलन केस किससे बात करता है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स, और आगे भी लिख सकता हूं मैं बाय स्पीकर ऑफ हाउस, है ना। तो यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जुडिशियल ओवररीच बाय सर्टेन हाई कोर्ट्स। ऐसा कुछ है क्या, जुडिशियल ओवररीच करते तो वो तो फिर रिट्स इशू करती है, और वैसे कौन सी रिट्स इशू करती है, प्रोहिबिशन और सर्श्योररी। इमरजेंसी हेल्थ सपोर्ट, पता नहीं क्या है ये। चलो आगे देख लें, क्योटो होलन केस, यहां पर मैंने लिख भी दिया। कोर्ट ने क्या माना कि यस ये जो डिस्क्रिशनरी पावर अवेलेबल है स्पीकर को, ये क्या है, सही है, और वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। स्पीकर अगर लोकसभा का है तो वो लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करेगा, और लेजिस्लेटिव असेंबली का है तो एमएलए को डिस्क्वालीफाई करेगा, है ना। और ये जो केस था ये कब सेटल हुआ, बाय क्योटो होलन केस। ध्यान रहेगा कि वेदर इट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी वॉयलेट नहीं हो रहा, और ये जो स्पीकर को पावर्स हैं दे आर करेक्ट। चलो देख लो जल्दी से, सोच लो, ध्यान से आंसर करो, गलत बस मत करना। उसने सही बोल दिया था पहली बार में, ठीक है। तुम मुझे बता रही थी कि मैंने पूरी लगा लिया है, पॉलिटी कंप्लीट करके रख दी है। सुनो, हाँ, तुमने कौन सी बुक से क्वेश्चन लगाए थे वो मुझे कल बता रही थी, मेरी पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने सारे क्वेश्चंस भी लगा लिए, नाउ आई एम फ्री। बट यहाँ एक भी आंसर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब हमको दोबारा से रिवाइज करके फिर से क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। क्वेश्चंस इसलिए लगाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर टेकिंग हिज सीट इन द हाउस हैज टू मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द। देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल रहा आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट मतलब एमपी की बात कर रहा है, इट कैन बी लोकसभा और राज्यसभा। वो सीट पे बैठने के पहले उनको शपथ अपत तो लेना पड़ेगी ना, उसके बाद भले ही वो कितना ही वॉयलेशन करे, बट शुरू में शपथ लेना पड़ेगी। तो शपथ कौन दिलाता है, तो हमने देखा था प्रेसिडेंट खुद नहीं दिलाता, वो अपने एक बंदा भेज देता है प्रोटेम स्पीकर, लेकिन प्रोटेम स्पीकर खुद नहीं दिला रहा। बोले वो मैं तो किसका आदमी हूँ, बोले प्रेसिडेंट का आदमी हूँ। तो दिला कौन रहा ओवरऑल, मैंने पहले ही बताया था, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस का मतलब क्या, देखो स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, एंड वाइस प्रेसिडेंट या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा।
अब देखो राज्यसभा का तो केस छोड़ दो, क्योंकि जो भी वाइस प्रेसिडेंट बना ही इज दी एक्स ऑफिशियो, बोल सकते हैं एक्स ऑफिशियो मतलब बिकॉज ही इज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाई ही बिकम द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बोले इनको छोड़ दो, पर दूसरे की बात करो, दैट इज स्पीकर। स्पीकर कब रिजाइन करता है? नॉर्मली स्पीकर का टेन्योर लोकसभा के करस्पॉन्ड चलता है 5 साल तक, लेकिन अगर मान लो 5 साल के बाद रिजल्ट तो आ गए लेकिन कोई भी सरकार को क्लियर कट मेजोरिटी नहीं है, तो क्या लोकसभा का स्पीकर रिजाइन करेगा? नहीं, ही विल कंटिन्यू। और कब तक कंटिन्यू करेगा? जिस दिन नई लोकसभा मिलने वाली है, बस उसके कुछ समय पहले तक, जब तक नई लोकसभा नहीं बन जाती। और जिस दिन न्यू लोकसभा बनेगी उस दिन प्रेसिडेंट किसको चुनेंगे? स्पीकर प्रोटेम। स्पीकर प्रोटेम सबको ओथ दिलाएंगे और उसमें सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लेंगे और फिर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसको चुनेंगे? एक नए स्पीकर को चुनेंगे। ये चीज समझ में आ गई? सो ये कौन दिलाता ओथ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस ये तो बाद में बनेगा, है ना, अभी तो ये खुद ही ओथ लेगा पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, उसके बाद वो स्पीकर बनने वाला है। प्रोटेम स्पीकर तो हमने देखा था, इट वॉज टेम्परेरी ऑफिस, कुछ समय के लिए रहता। कमलनाथ या सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर प्रोटेम चुना जाता है। ऐसा भी हो सकता है, मान लो लोकसभा चल रही है ना, लोकसभा में कोई मेंबर है, फॉर एग्जांपल कहाँ से मेंबर ले लें अपन, कहीं से भी एक मेंबर ले लेते हैं, जैसे राहुल गांधी वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा अर्लियर, कहाँ से थे वो? अमेठी। अमेठी से कौन थे? राहुल गांधी वॉज मेंबर ऑफ लोकसभा, है ना। अब देखना राहुल गांधी लोकसभा के मेंबर कहाँ से थे उस समय? अमेठी से थे। अब लोकसभा तो चल रही थी 2014 से कब तक चलने वाली थी? 2019 तक। अब मई 2019 के पहले इलेक्शन हो गए होंगे, चुनाव के रिजल्ट आ गए होंगे। चुनाव के रिजल्ट में पता चला ही लॉस्ट द अमेठी सीट, अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी की क्या हो गई? हार हो गई। लेकिन अभी तो मई तक तो बैठेंगे ना, बोले मई तक मेरा हक है बैठना। लेकिन जब वो मई तक बैठे हैं, क्या वो अगली लोकसभा में बैठ पाएंगे? क्योंकि मई से दोबारा नई लोकसभा बनाएगी सरकार, लेकिन अब वो बैठेंगे क्या? नहीं। ऐसे लोगों के लिए एक वर्ड यूज करा जाता है, इनको क्या बोलते हैं? लेम डक। बोले कैसी बदक है? बासी बदक है, लेम डक। समझ में आया? बासी बदक मतलब कल से इनको उठा के घर भेज दिया जाएगा। तो लेम डक वो होते हैं जो अभी लोकसभा में हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इवन राज्यसभा में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं आपको अगली बार भी चुन लिया जाए। अभी आप मेंबर हो लेकिन आप अगले बार बैठोगे क्या? नहीं, क्योंकि डिसाइड हो चुका है। सो यू आर अ लेम डक। तो लेम डक का मतलब भी समझ में आ गया, ये भी क्वेश्चन आ चुका है इसलिए यही बता दिया। इजी है। प्रेसिडेंट ऑफ द हाउस का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, ये जो ओथ लेते हैं किसके सामने लेते हैं? बिफोर प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस। और उस पर्सन को ही हम क्या बोलते हैं? हाँ, स्पीकर प्रोटेम या फिर प्रोटेम स्पीकर। ध्यान रहेगा, प्रेसिडेंट या तो प्रेसिडेंट खुद आ जाए ओथ दिलाने, पर प्रेसिडेंट बोले मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 550 लोगों को खड़ा करके बोलूँगा सब कसमें खाओ, तो बोलते हैं हाँ, तो वो ये सब कौन करवा लेगा काम? ये। अब देखना ओथ तो लेते हैं, बोले ओथ में क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर बोला ना अभी मैंने, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा यार, अभी तो बोला थोड़ी देर पहले। कमलनाथ को स्पीकर प्रोटेम के सामने, लेकिन स्पीकर प्रोटेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्पीकर प्रोटेम पहले से मेंबर था, वो भी ओथ ले लेगा प्रेसिडेंट के सामने। प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करेगा ओथ दिलवा के और फिर वो बाकी सबको ओथ दिलवाएगा। अब जल्दी से देखो ओथ में वो क्या कसमें खाते हैं? अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वेयर्स, वो 2 चीजों पे कसमें खा सकते हैं। इफ यू आर एन एथीस्ट, भगवान को नहीं मानते हो, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खा लो। इफ यू बिलीव इन गॉड, तो मैं ईश्वर को साक्षी मान के शपथ लेता हूँ, चाहे भगवान को मान लो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन को मान लो। कसमें बहुत खाते हैं लेकिन झूठ भी बहुत बोलते हैं। आगे देखना, ये कसम 3 चीजों की खाते हैं। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन पे विश्वास रखेंगे, उसका सम्मान करेंगे। टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, समझ में आया? सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया कैसे आती है ब्रदरहुड, ये वो आपको पता है। टू फेथफुली डिस्चार्ज ड्यूटी अपॉन विच ही इज अबाउट टू एंटर, कि वो अपनी ड्यूटी को कैसे डिस्चार्ज करेंगे, फेथफुली वगैरह करेगा, पैसे वैसे नहीं खाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सीक्रेसी की भी ओथ लेते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो होते ही हैं, तो वो ये 3 कसमें तो खाते ही होंगे, प्लस वो सीक्रेसी की भी ओथ लेते हैं। लेकिन ये लोग सीक्रेसी की ओथ ले रहे हैं क्या? नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डी, बड़ा इजी क्वेश्चन था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अपन ने नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, सेंश्योर मोशन सारी चीजें देख ली थी। अ मिनिस्ट्री विच लूजेस कॉन्फिडेंस ऑफ राज्यसभा इज ऑब्लिग टू रिजाइन। अरे लोकसभा में नहीं भी है मेजोरिटी तो भी क्या है, सरकार तो कहाँ से बनती है? लोकसभा से बनती है। राज्यसभा में अगर आपका कॉन्फिडेंस चला भी गया तो कोई फर्क पड़ेगा? रिजाइन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग हो गया। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, नॉट राज्यसभा। तो ये वाला भी क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी, बोथ
1 and 2 आर इनकरेक्ट या नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो ये पूछ रहा था करेक्ट, अगर इनकरेक्ट पूछता तो आंसर क्या हो जाता सी, बिकॉज बोथ आर इनकरेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। कितने बच्चे मेरे को पहले ये देख लेने दो, कब तक नाटक चलेगा। चलो अपन है ना कल करेंगे, बाकी के ये लास्ट वाले को बस कर लो। इसका आंसर तो देख लिया तुम लोगों ने, सी। हाँ चलो देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। किसके बारे में पूछ रहा, करेक्ट या इनकरेक्ट? करेक्ट के बारे में पूछ रहा, देख लेते हैं। इफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ वन हाउस इज ऑल्सो इलेक्टेड टू अदर हाउस, हिज सीट इन द फर्स्ट हाउस बिकेम्स वेकेंट। क्या बोल रहा है, मान लो कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसका ले लूं मैं, लोकसभा का या राज्यसभा का? लोकसभा का। एक लोकसभा का मेंबर था, वो लोकसभा का मेंबर ऑलरेडी था, लेकिन उसने राज्यसभा में भी इलेक्शन लड़ लिया, और अब वो किसका मेंबर बन गया, राज्यसभा में भी वो जीत गया। तो उसकी सीट ऑटोमेटिक कहां से वेकेट हो जाएगी, लोकसभा से ऑटोमेटिक खाली हो जाएगी। या अगर वो राज्यसभा का मेंबर था और दोबारा चुनाव लगा, डायरेक्ट जनता के बीच गया और लोकसभा का मेंबर बन गया, तो फिर उसकी सीट कहां से खाली हो जाएगी, राज्यसभा। क्योंकि मान लिया जाता है कि वो चुनाव लड़ी इसलिए रहा है क्योंकि उसको सीट पसंद नहीं, बोले अब ये छोड़ के दूसरी जगह जाना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, चुनाव लड़ने के लिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एक कंडीशन रहती है, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन ये इन लोगों को कंसेशन मिलता है, बोले अगर आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हो और ऑलरेडी आप मेंबर ऑफ हाउस हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो फ्रॉम अदर हाउस, तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट बनना है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसिडर नहीं करेंगे। बोले आप एकदम सेफ खेलो, प्रेसिडेंट नहीं बन पाए तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हो। समझ में आया? तो ये सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड बोल रहा, a house can declare the seat of member vacate if he is absent from all its meeting for a period of 60 days without its permission। सही बात है क्या? अगर 60 दिन तक बिना बोले, ये बिना परमिशन लिए, किसकी, चेयरमैन की या स्पीकर की या हाउस की बिना परमिशन लिए आप एब्सेंट हो जाते हो, तो आपकी सीट को क्या कर दिया जाता है, वेकेट कर दिया जाता है। तो ये वाली बात भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बोथ 1 and 2। अभी इतने क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन अपन कब करेंगे, कल करेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट?